मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी तो बहुत ही सिंपल है। सीधा सीधा डिविडेंड स्टॉक्स की लिस्ट निकालो और उन कंपनीज में से जिन जिन का रिकॉर्ड कंसिस्टेंट डिविडेंड्स का है उनका पोर्टफोलियो बना लो। ना ही लॉस की टेंशन और हर क्वार्टर बैंक में डिविडेंड भी आता रहेगा। लाइफ सॉर्टेड। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? Probably not. इसीलिए in the next 10 minutes I will explain to you why dividend investing is a failed strategy और कैसे आप अपनी सेविंग्स को बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। My name is Abdul Rahman. Let's start this video. आज हम आपको बताएंगे विद प्रूफ दैट डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और कैसे आप अपनी सेविंग्स पे जो रिटर्न्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए हम एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि इस डिविडेंड पोर्टफोलियो ने आपको कितने रिटर्न्स दिए। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि वाई डिविडेंड इन्वेस्टिंग फेल्स, इस स्ट्रैटेजी के मेन फ्लॉज क्या हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स इन द स्टॉक मार्केट। विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ डिविडेंड पोर्टफोलियो। आपने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इज टोटली बेस्ड ऑन पास्ट डिविडेंड्स। इस स्ट्रैटेजी में फ्यूचर बिजनेस परफॉर्मेंस की कोई एलिमेंट नहीं है। सो इस एक्सरसाइज में आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे कि वो कंपनीज जिनका बहुत अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड था इन द पास्ट, आफ्टर सम ईयर्स दे बिकम नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। तो आइए एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाते हैं इन 2010 और देखते हैं कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की होती तो आपकी सेविंग्स कितनी अमाउंट से बढ़ जाती। लकीली 2010 के हालात 2024 से काफ़ी सिमिलर थे। स्टॉक मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। इंटरेस्ट रेट्स रिकॉर्ड हाई पे थे उस टाइम के हिसाब से 13% और 12% के बीच में, और ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई पे थी। तो हमारी ये एनालिसिस बहुत ही रेलिवेंट होगी इन टुडेज टाइम एज वेल। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के दो मेन रूल्स हैं। एक कि जो कंपनी आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका कम से कम 5 साल का कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड सेकेंडली उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बैंक रेट्स के आसपास होनी चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते करते वी वर एबल टू शॉर्टलिस्ट 8 कंपनीज इन 2010 जिनका 5 इयर्स का कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड भी था और उनकी डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 10 से 11% तो थी। इन 8 कंपनीज की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा फेमिलियर नेम्स भी हैं। एक कंपनी जो आपको इसमें नई नज़र आएगी जो कि आजकल की डिविडेंड किंग है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, और उसकी वजह यह है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र एंग्रो कॉरपोरेशन का पार्ट होती थी 2010 में और 2014 में जाके सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। लेटर इन दिस वीडियो हम एंग्रो फर्टिलाइज़र को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इन 8 कंपनीज ने आपको लास्ट 14 ईयर्स में एवरेज ईयरली रिटर्न कितना दिया। इन 8 कंपनीज का एवरेज एनुअल रिटर्न 11.5% बनता है। अगर हम इसमें डिविडेंड री इन्वेस्टिंग और वो कंपनीज जो एक बेहतर रेट पे कंपाउंड हुई हैं उसका इफेक्ट भी डाल लें तो ये मैक्सिमम 13 से 14% बनेगा पर ईयर, जो कि तकरीबन 5 to 6 टाइम्स बनता है। यानी कि अगर आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता इन 2010 तो आज आपकी वेल्थ 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाती। अब परेशानी की बात यह है कि इसी टाइम में अगर आपने सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक्स ले लिए होते तो आपकी सेविंग्स 7.5 टाइम्स बढ़ जाती। ये सब करने के लिए आपको किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं थी, बस आप KSE 100 इंडेक्स का ब्रेकअप निकालते और जिन कंपनीज़ का जो वेट था आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लेते और साल में जब एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते तो आपकी सेविंग्स 14 ईयर्स बाद 7.5 टाइम्स हो जाती। इसीलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत सिंपल भी है और ऐसा लगता है कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, बट इन एक्चुअलिटी ओवर द लॉन्गर टर्म ये इंडेक्स को भी बीट नहीं करती। इससे तो बेहतर है आप चुपचाप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दें और आपकी सेविंग्स बेहतर रेट पे कंपाउंड हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 14 ईयर्स की एनालिसिस क्यों की है। हमने अपनी अर्लियर वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि कोई भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस मिनिमम 15 to 25 ईयर्स की होनी चाहिए, और इसकी वजह यह है कि आप स्पेक्यूलेशन और रियल अर्निंग पावर में डिफरेंस करना सीखें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना चाहते हैं तो हम अपनी अर्लियर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टुडेज मोस्ट फेवरेट डिविडेंड स्टॉक, एंग्रो फर्टिलाइजर। अनफॉर्चुनेटली एंग्रो फर्टिलाइजर 2010 में लिस्ट ही नहीं हुआ था। अगर आप एंग्रो फर्टिलाइजर की जगह अपने पोर्टफोलियो में एंग्रो कॉरपोरेशन ऐड कर लें
उसका रिटर्न भी लास्ट 14 ईयर्स में 13 से 15% के बीच में ही है। तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड सिमिलरली अगर आप एंग्रो फर्टिलाइज़र अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेते इन 2014 जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई मैसिव डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइज़र के रिटर्न्स भी 18 से 20% की रेंज में ही हैं। आप में से वो लोग जो थोड़ी सी भी एंग्रो फर्टिलाइज़र की हिस्ट्री जानते हैं, इन्होंने 2007 से लेके 2011 तक $1.1 बिलियन का प्लांट लगाया था, और गैस सप्लाई इश्यूज़ की वजह से ये प्लांट 2015 तक अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहा था। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स 2014 में जब ये मसले मसाइल चल रहे थे तो वो आईपीओ में इन्वेस्ट ही नहीं करते। आज के इंडस्ट्री डायनामिक्स टोटली डिफरेंट हैं, और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो में एंग्रो फर्टिलाइज़र इज़ द ओनली स्टॉक। इफ़ यू वुड लाइक टू सी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एंग्रो फर्टिलाइज़र analyzing its business, its industry dynamics, please let us know in the comments and we will make a detailed video only on agro fertilizer. क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में मिनिमम कितने स्टॉक्स होने चाहिए, and whether having a single stock portfolio is a good strategy? Please let us know in the comments and we will make a detailed video on this topic. आइए अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग को एक और एंगल से देखते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अ लिस्ट ऑफ 8 स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ने इन कंपनीज में से एक को भी पिक नहीं किया। इस लिस्ट में आप जो मिलेट ट्रैक्टर्स देख रहे हैं वो भी हमने डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स को थोड़ा बहुत बेंड करके अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था। अब आप खुद ही सोच रहे होंगे, ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के टॉप 8 to 10 बिजनेसेस में से एक भी पिक ना कर पाए, वो कितनी को अच्छी हो सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वाई डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फेल्स टू पिक अमेजिंग बिजनेसेस ऑफ द फ्यूचर, और इसकी दो मेन वजूहत हैं। फर्स्ट इज़ कि जो फ्यूचर के अमेजिंग बिजनेसेस होते हैं वो अपनी ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे होते। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ जो हाई क्वालिटी बिजनेसेस होते हैं, इवन दो दे आर पेइंग आउट 100% ऑफ देयर अर्निंग्स, ये बहुत कम चांस होता है कि उनकी डिविडेंड यील्ड बैंक रेट के करीब जाए। इन दो रीजंस की वजह से डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का जो क्राइटेरिया है वो फ्यूचर के अमेजिंग बिजनेसेस को पिक नहीं कर पाता। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अमेजिंग कंपनीज ऑफ द फ्यूचर, इस चैनल पे हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं विच विल हेल्प यू इन लर्निंग दिस स्किल। So please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss any of our future videos. Now back to today's topic. एक चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस की होगी कि वो बिजनेसेस जिनका 5 से 7 साल का कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड था वो भी फ्यूचर में अपना डिविडेंड कंटिन्यू नहीं कर पाए, और 8 में से 3 बिजनेसेस आज डिविडेंड ही पे नहीं करते। इवन फौजी फर्टिलाइज़र जैसी कंपनी जिसका कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड है, उसने 2013 से लेके 2016 तक अपने डिविडेंड्स कंटिन्यूसली कम कर रही थी। तो अब आप खुद सोचें कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब ये ट्रेंड देखेगा फॉर 3 इयर्स, क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाएगा? ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जब डिविडेंड डिक्लाइन होना शुरू हो जाए या कोई कंपनी अपना डिविडेंड पे नहीं कर रही तो फिर क्या करना है? उसको सेल कर देना है या और बाय करना है या होल्ड करना है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, और इसीलिए अ गुड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्यूचर बिजनेस परफॉर्मेंस। आप पास से लर्न ज़रूर कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू अप्लाई दोज लर्निंग्स कि what will happen in this business in the future. Otherwise, this strategy can lead you into a trap. आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करें कि आपके पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड स्टॉक था और किसी वजह से उसकी प्राइस गिरने लग गई। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं, क्या मैं इसको और बाय करूं? इसकी तो डिविडेंड यील्ड बढ़ती जा रही है, या मैं इसको सेल कर दूं? हो सकता है इसके बिजनेस में कोई एक ऐसा फंडामेंटल चेंज आ गया हो कि अब ये फ्यूचर में डिविडेंड्स पे नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर लोग डिक्लाइनिंग प्राइसेस देखकर और इन्वेस्ट कर देते हैं, और दिस कैन लीड यू इनटू अ ट्रैप। आइए हम आपको दिखाते हैं एक फेमस इंडियन इन्वेस्टर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए। You can't sort of make it up. Not only buying shares that week, the retail punter keeps buying. Right? It keeps buying basically until it goes into bankruptcy. People keep buying the shares. And you can't make it up. You ask yourself, who the hell are these people here? You don't even have to do forensic. It's coming on TV that company is going down, and there are a bunch of crazies in our country loading up their life savings on it. There's a similar chart for Yes Bank as well.
Yes Bank going down, RBI trying to orchestrate a rescue, retail investor asking me, सस्ता लग रहा है ना? I don't know what to say, यार. I mean, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि एक इंडियन कंपनी में फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर्स उसको लोअर प्राइस पे बाय करते गए, ये सोच के कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी. सिमिलरली डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में अगर प्राइस गिरती है और आप डबल डाउन कर लेते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर में इस बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं. अब आपको लग रहा होगा कि हम तो डिविडेंड्स के फुली अगेंस्ट हैं. 100% रॉन्ग. आप अगर हमारा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ें तो वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू डिविडेंड पेमेंट्स. इससे शो होता है कि एक बिजनेस कैश प्रॉफिट्स कमा रहा है और वो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल भी रखता है. डिविडेंड पेमेंट्स एक्चुअली हेल्प इन वैल्यू रियलाइजेशन, आर थर्ड पिलर ऑफ इन्वेस्टिंग. यानी कि जो कंपनीज जो डिविडेंड पे कर रही होती हैं वो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती, क्योंकि इन्वेस्टर्स को हर क्वार्टर या हर 6 महीने बाद बैंक में कैश मिल रहा होता है. और इवन स्टॉक मार्केट जब ट्रबल टाइम से गुजर रही होती है तो वो अपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को उस तरीके से सेल नहीं करते. जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट इज़ बेस्ड सोली ऑन पास्ट डेटा वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती. इन आवर ओपिनियन देयर इज़ ओनली वन robust investing strategy which you should use when you are investing your savings, and that is, drum roll, invest in what you fully understand. अंडरस्टैंड द कंपनी फुली. आप डिटेल में समझें कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है और कैसे प्रॉफिट कमाती है. वो क्या चीज़ें हैं जिससे उसका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इन द फ्यूचर. इफ़ यू वुड लाइक अस टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स. आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं. प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट टू रीड आवर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, read our investing framework, and also have a look at our different investment management services so you can increase your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें. Now please watch our next video here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.